मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल में बनने जा रही है मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक सिटी, जो व्यापार, निवेश और आवास का आदर्श संगम होगी। गिफ्ट सिटी, एरो सिटी और बीकेसी की तर्ज पर विकसित ये परियोजना बीएचईएल की 2200 एकड़ जमीन पर बसाई जाएगी। यहाँ आधुनिक टाउनशिप, रियायती मकान और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भविष्य की सोच का प्रतीक होगा। केंद्र की मंजूरी और राज्य की नीति से बनाएगी निवेश का नया केंद्र। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सोच, भोपाल 2.0 की शुरुआत। भविष्य अब भोपाल में। बीएचईएल से बनेगा भोपाल। गुजरात की गिफ्ट सिटी, दिल्ली की एरो सिटी और मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स देश के प्रमुख बिजनेस हब है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसी तर्ज पर एक हाईटेक सिटी विकसित की जा रही है। राज्य सरकार ने इसका विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं होगा, बल्कि एक आधुनिक रिहायशी टाउनशिप भी होगी। इसमें बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। इन इमारतों में आम लोगों की रियायती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। टाउनशिप में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे एक स्मार्ट और सुव्यवस्थित क्षेत्र बन सके। इस परियोजना के लिए सरकार ने बीएचईएल की खाली पड़ी 2200 एकड़ जमीन को चुना है। इसमें से 1600 एकड़ जमीन राज्य सरकार वापस लेगी, जबकि बाकी जमीन पर बीएचईएल के साथ मिलकर विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लागू कर चुकी है। इस नीति को फरवरी 2025 में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रस्तुत किया गया था। इस नीति के अंतर्गत ये संभावित पहला प्रोजेक्ट होगा, जिससे भोपाल को एक नया आर्थिक और आवासीय पहचान मिल सकती है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जिस तरह से विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उसी में एक और तमगा जुड़ेगा। जिस तरह से हाईटेक सिटी की परिकल्पना की गई है भोपाल शहर में, और उसको विकसित किया जाएगा। 2200 एकड़ की जमीन में गिफ्ट, अहमदाबाद और गांधीनगर की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर जिस तरह से विकसित करने की बात हो रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और भोपाल एक विकसित शहर और के नक्शे पे आ जाएगा, और मध्य प्रदेश भी विकास की तरफ और तेजी से अग्रसर होगा। में नहीं, पूरे देश में स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, मेट्रो 10 की बात हुई थी। अब आप बता दीजिए, इतना समय हो गया, कुछ हो नहीं पाया। तो मैं ये समझता हूँ सरकार की कथनी करनी में अंतर है। ये मीडिया की सुर्खियों में रह के बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं की थी, उन्हें तो पूरी कर नहीं पाई। आपने लाडली बहनों को 3000 रुपए अभी तक कर नहीं पाए हैं। आपने जो गेहूं और धान के समर्थन मूल्य के जो रेट दिए थे विधानसभा में, वो आपने पूरे कर नहीं पाए हैं। आपने क्या किया है ये बता दीजिए। आप तो कुछ अपने वादे पूरे किए हो तो समझ में आती है। ये सरकार सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहती है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करके एक इवेंट बना लेती है, ताकि मीडिया की चर्चाओं में रहें, और उस मीडिया के माध्यम से ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। भोपाल में प्रस्तावित हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि आम नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिहायशी विकल्प भी प्रदान करेगा। बीएचईएल की जमीन का सदुपयोग कर एक स्मार्ट और सुनियोजित टाउनशिप का निर्माण राज्य को नई पहचान देगा। केंद्र की मंजूरी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत ये पहला प्रोजेक्ट बनकर निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना से भोपाल भविष्य में एक उभरता हुआ बिजनेस और रिहायशी हब बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, डीएनए। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी आलूवालिया जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आनंद जैन जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वानी जी, आपसे जानूंगी मैं, भोपाल में जो ये मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक सिटी बनने जा रही है, कैसी होगी हाईटेक सिटी और क्या रूप देखने को मिलेगा, यानी कुछ समय बाद राजधानी भोपाल का? सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और साथीगण जो इस आप सबको भी प्रणाम करती हूँ जी। देखिए, मध्य प्रदेश अपना स्थान एक विकसित प्रदेश में ही नहीं, परंतु ये भी छवि अपनी बहुत स्पष्ट और साफ करता जा रहा है कि ये एक प्रगतिशील, एक औद्योगिक, एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र
बनने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर ये जितनी भी नवाचार की घोषणाएं करके उस कार्य को अग्रसर कर रहे हैं, वो उसी दिशा में है। जैसे गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जैसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है, ये एक बिजनेस हब है। तो उसी तर्ज पे भोपाल में भी इसकी आधारशिला रखी जाएगी, क्योंकि सिर्फ व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, यहाँ नौकरियों के भी साधन होंगे, यानी कि लोगों को युवाओं को एंगेज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बनेंगे। और जैसे गुजरात में ये जो हाईटेक सिटी है, इसमें आपको ध्यान होगा कि ये फाइनेंशियल हब बन जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं, बैंक के सेंटर्स होते हैं, बुलियन एक्सचेंज का सेंटर होता है। तो अनेकों ऐसे व्यवसाय वहां पर केंद्रित हो जाते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाओं को और अपने साथ जोड़कर इस प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने में जुड़ी हुई है। कार्य कर रही है, उसी दिशा में है। और हमारी जो नियत है और जो नीति है, वो भी बहुत स्पष्ट और साफ है, क्योंकि युवाओं को जहां आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे, वहीं पर प्रदेश प्रगति के पथ पर चलेगा। ठीक है वाणी जी, आपको हमने सुना। आनंद जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। जिस तरह से वाणी जी ने बताया कि किस तरह से जो आगे का प्लान है, राजधानी भोपाल को एक हाईटेक सिटी बनाने का प्लान है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या लगता है कितनी कारगर होगी ये पहल? पे हो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, आवागमन की सुविधा, वो तो कोई सुविधा अभी है नहीं पूर्णतः। 40% भोपाल बिजली की कमी से जूझता है, पानी की कमी से जूझता है। तो हाईटेक सिटी बना के क्या करना चाहते हैं? जो बेसिक सुविधा है वो तो पूरी कर लें पहले सरकार, उसके बाद फिर हाईटेक सिटी की बात करें। ये 2047 का विजन इनका बता रहे हैं कि हम अभी से टेक ओवर करेंगे जमीनें और बनाएंगे और 2047 तक ये पूरी करेंगे। ऐसा लगता है मेरे को, जिस हिसाब से इन्होंने जो प्रोजेक्ट लिए हैं और उन्हें पूरा किया है, चाहे मेट्रो का हो चाहे दूसरे प्रोजेक्ट हो। तो सरकार का विजन ही और जितना काम करने का जो तरीका है वो इतना स्लो है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कोई जनता के लिए अभी आने वाले 2047 तक उपलब्ध हो पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ सब दिमाग दिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर पे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े सिटीज वाले बड़े बिल्डर्स जो बताते हैं कि यहाँ पे ये होगा, स्विमिंग पूल होगा, हाईटेक होगा, जिम होगी, ऐसा एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं ना, वैसा अभी सरकार कर रही है जनता को इस तरह से बताकर कि कंप्यूटर पे एक पूरा पिक्चराइजेशन कर रहे हैं और उसका विजन करके और उसको पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बाकी बेसिक चीजें अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हाईटेक सिटी का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। देखिए, एक तरफ वाणी जी ने बताया कि किस तरह से हाईटेक सिटी बनाने की जो पहल है, इस पर आगे का रोड मैप तैयार किया जा है कि बेसिक सुविधाएं आपके पास है नहीं, आप कैसे हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसे और क्या लगता है क्या कमियां आएंगी? अशोक जी, स्मार्ट शहरों की गैप सिटी है जी, केंद्र सरकार की एक योजना थी स्मार्ट सिटी की। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट हो गए हैं? बिल्कुल। और कुछ इलाके को या किसी एक सिटी को अगर आप हाईटेक बना देते हैं तो उससे क्या भला होगा? पूरे जो मध्य प्रदेश की आबादी है 6 करोड़ 7 करोड़ जो जनता है यहाँ की, उसका कितना भला हो जाएगा? अभी भी आपके मध्य प्रदेश में बहुत से लोग खैराती योजनाओं के भरोसे हैं। शौचालय आपके प्रदेश में नहीं है, बुनियादी सुविधाएं आपके प्रदेश में नहीं है। कितने आदिवासी गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पीने का पानी नहीं है। बिजली का आलम ये हो गया है कि हर 10 मिनट में बिजली जाती है और दिग्विजय सिंह की याद आती है। कोई सिस्टम सुनता नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं रहा है। गुड गवर्नेंस को आप हाईटेक नहीं कर पाए हैं तो आप सपने बेचने का काम करते हैं, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने जिस सपने दिखाए हैं, कोई सपने पूरे नहीं होते हैं। बेरोजगारी की समस्या जस की तस है, महंगाई जस की तस है। और अभी जो ईरान का और इसका इजराइल के दौरा, उसके बाद में जिस तरह का एक कहर फूटने वाला है, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार खुद कर्जे में चल रही है, वित्तीय अनुशासन की जरूरत है।
तो आप अनावश्यक खर्च से बचें और बेहतर कामों में ही आप जो है पैसा खर्च करें या लगाएं। सबसे बड़ी जरूरत इस प्रदेश की है कि यहाँ के युवकों को रोजगार मिले, किसानों को जो है उचित मुआवजा मिले, उनका जो फसल की जो कीमत है वो उनको मिले, सुरक्षा मिले, गुड गवर्नेंस मिले। ये सब किसी एक शहर को आप हाईटेक बना के क्या देंगे आप? कुछ नहीं। ये अपने सपने पूरे कर रहे हैं, नेता सपने लेते हैं, अधिकारी उनको दिखाते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसी है। ठीक है, वाणी जी आपसे जानूंगी मैं, देखिए दोनों को आपने सुना सवाल उठाए हैं, आनंद जी ने अपने सवाल उठाए, अशोक जी ने अपने सवाल उठाए हैं। हालांकि अशोक जी ने तो दोनों ही राजनीतिक दलों की बात की है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को देखिए वादे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब मौका दिया जाता है और जब धरातल पर देखने की बात होती है तो बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। तो हाईटेक सिटी तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो कर्ज को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, वही आनंद जी ने तो तमाम सवाल उठाए हैं। दोनों को आपने सुना, एक जवाब दे दीजिए। देखिए, आनंद जी के बातों में तो कोई तथ्य नहीं थे, और रही बात इस हाईटेक सिटी की, जो मैं उसको और विस्तार से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, हम अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं, फाइनेंस और आईटी सेक्टर के जो बिजनेस हब्स होते हैं उसको स्ट्रेटेजिकली लोकेट कर रहे हैं, वहाँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के पहल ला रहे हैं, ग्लोबल बेंचमार्किंग करेंगे ताकि जो वहाँ बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें पारदर्शिता भी हो और सरलता और सुविधा भी हो। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र और इस राज्य की सरकार जो डबल इंजन बतौर काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेवलपमेंट है, हमारे समक्ष है, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, हमारे पास औद्योगिक सेक्टर को सेटअप करने की व्यवस्था भी है, हम किसानों की भी जितनी जरूरतें होती हैं बीज से लेकर उनके उत्पादन तक उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं, उनको फसल बीमा योजना के तहत, सम्मान निधि के तहत छात्रों को उनके लिए सुविधाएं, चाहे वो छात्रावास हो चाहे कॉलेजेस हो, मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की जो योजना की है, गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ठीक है, चारों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये सारे सृजन किए जा रहे हैं। ठीक है वाणी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जो एक रोड मैप है, दो चीजों पर मेरा एक सवाल है। देखिए, जिस तरह से अशोक जी ने सवाल उठाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो था उसके तहत भी शहरों का विकास होना था। कुछ दिनों पहले मैं एक व्यक्ति से बात करी जो कि सतना का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि सतना वहाँ की सड़कें कितनी बुरी हालत है, तो आखिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो भी तो विकास होना था, नहीं हो पाया। इसलिए अगर हम देखें तो लूप होल्स हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आनंद जी को लेकर आपने कहा कि उनके सवालों में तथ्य नहीं है, तो वो आप दोनों ही राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मैं अशोक जी की बात से जरूर सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने दोनों को ही पॉइंट किया है और कहा है कि जी। और दूसरी चीज, ठीक है, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल लेती हूँ। देखिए, अगर अनियमितताएं होती हैं तो जीरो टॉलरेंस के तहत आप भी जानती हैं सरकार बहुत स्विफ्ट, बहुत जल्द कदम उठाती है, उसको संज्ञान में लेते हुए वहां पर उचित कार्रवाई करती है। आपने ये भी देखा है कि हमारे पीडब्ल्यूडी के जो माननीय मंत्री जी हैं राकेश सिंह, उन्होंने नवाचार किया है। आप फोटो खींच सकते हैं उस स्थान की जहां पर सड़क में कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ खराबी है। ठीक है, अब आप एविडेंस की बात करिए तो मेरा अगला सवाल एक एविडेंस पे दे दीजिए, उस पर रहेगा एविडेंस से जुड़ा हुआ जवाब। कि देखिए, बार बार आप कह रही हैं कि देखिए जो हाईटेक सिटी बनाया जाएगा उसमें अच्छा खासा निवेश की भी उम्मीद है, अच्छा व्यापार होगा और जी, जब अच्छा निवेश आएगा तो सीधी बात है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लोड नहीं आएगा गवर्नमेंट पे, ये एक मोटिव है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि देखिए, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा रीजनल समिट हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ये जो तमाम समिट हुई, यहाँ पर भी ये कहा गया कि अच्छा खासा निवेश आया है। एक वेबसाइट या एक ऐसा कुछ पारदर्शिता आप प्लेटफॉर्म ला दीजिए ना कि जहां पर दिख सके कि इतना निवेश आया हुआ है और इतने निवेश के तहत ये कार्य हो रहा है, तो शायद ये सवाल उठना बंद हो जाएंगे। देखिए, निवेश के जो आया है उसके पारदर्शिता के लिए एक ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म तो है जिसका देखिए, अगर कल घोषणा हुई है और आज अगर विपक्ष के 24 घंटे में हम वो प्लेटफॉर्म भी स्थापित कर दें और
आपको उस निवेश का नहीं, परिणाम भी मैं बता इसकी दें। बात ही नहीं कर रही हूँ वानी जी, मैं विपक्ष की तो सवालों की बात ही नहीं कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि जनता के मन में भी सवाल होते हैं ना कि अगर जब आप लोग बताते हैं कि देखिए इतना इतना निवेश आया, ये सारे कार्य ये आपकी सारी चिंताएं बिल्कुल जायज है, और ये सारे कार्य रोड मैप के तहत बिल्कुल पाइपलाइन में उतर रही है, और कार्य बिल्कुल तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इतने संवेदनशील हैं इन सब कार्यों के लिए। ये निरंतर उनके लिए निरीक्षण भी करते रहते हैं, उनका अपडेशन भी देखते रहते हैं, और हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो इस मध्य प्रदेश को, जो भारत का दिल है, वो एक बड़ा औद्योगिक, एक विकसित केंद्र बने। यहाँ से फिनिश्ड गुड्स बाहर जाएं, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, मैं फिनिश्ड गुड्स पे एम्फेसिस कर रही हूँ। और हमने देखा है कि आईटी हब के लिए इंदौर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, भोपाल में, जबलपुर में, ये सभी स्थानों पर क्रमबद्ध तरीके से डेवलपमेंट के कार्य प्रगति पर हैं और कार्य हो रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। हमें समय देना होगा, हमें विश्वास जताना होगा, और ये जो अंतिम परिणाम होना है इन सब कार्यों का, वो है विकास और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि देखिए जीरो टॉलरेंस के तहत काम करें, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लूप होल्स हैं उनको कवर करने का काम किया जाए। दूसरी ओर जो पारदर्शिता सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर जो जनता के सवाल है कि अगर ठीक है, अगर जनता आप पर भरोसा करे भी करे, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूँ, किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, जब आप लोग बात करते हैं तो उस वक्त आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, जिससे जनता भरोसा जता सके। और कम से कम अगर एक प्लेटफॉर्म होता है और जनता को पता चलता है कि ये इतना निवेश इस कंपनी से आया, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, तमाम समिट हुई हैं, और अगर हाईटेक सिटी की हम बात करें, जब ज्यादा से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद है, कितना निवेश आया और कितने निवेश के साथ ये कार्य हो रहा है, तो शायद जनता के मन में भी सवाल खत्म होंगे। आनंद जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। वानी जी को आपने सुना पूरे रोड मैप के बारे में, क्या कहेंगे अब? देखिए, कोई भी सरकार का पिछले कामों का आकलन के आधार पर रोड मैप की बात की जाती है। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, 20 साल हो गए, कितनी सिटी डेवलप की इन्होंने स्मार्ट सिटी में? इनसे पूछे मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट किया। ठीक है, अब आपने वानी जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद आनंद जी आप जब नहीं, स्मार्ट सिटी का है नहीं, हम हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं। बेसिक आनंद जी ने एक चीज बहुत अच्छी की कि जो पूर्व में कार्य होते हैं उसी के आधारशिला होती है आगे के कार्यों के लिए, वर्तमान के कार्यों के लिए। 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार ने इस देश को कितना बधाई करके अभी आप 60 वर्षों की बात मत कीजिए, इसीलिए आपकी भी उम्र हो गई, मेरी भी उम्र हो गई, एक पीढ़ी चली गई। मोदी सरकार ने क्या कार्य किया, आप उसकी तुलना कर स्मार्ट लीजिए। सिटी प्रोजेक्ट लिया था, कितनी सिटी बनाई इंदौर में, मध्य प्रदेश में? अच्छा, एक जवाब दे दीजिए ना वानी जी, कितनी सिटी डेवलप की, उनको एक जवाब दे दीजिए, तो उस आधार पर वो अपनी बात आगे जारी रख सके। वो बता दीजिए, कितनी सिटी डेवलप की? हर सिटी में जो डेवलपमेंट है वो एक एक लोकेलिटी को क्रमबद्ध तरीके से करके कर रहे हैं, चाहे वहाँ वाटर की पाइपलाइन हो, चाहे बिजली के पोल्स को हटाना हो। और देखिए आनंद जी, पहले तो आप ये स्वीकार करिए कि आप एक अपंग राजनीतिक दल से के तौर आप उनकी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि 60 वर्षों में संपत्ति, हमारे बनाए हुए कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। आप लोगों की मंशा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी नहीं 20 सालों में क्या किया, 10 सालों में आपकी सरकार। वानी जी वो कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई योजना को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है कार्य और अपना महिमा मंडन करती है, ये आनंद जी का कहना है। जी, मेक इन इंडिया आनंद जी, थोड़ा सा अपनी याददाश्त को दौड़ा लीजिए। मेक इन इंडिया आप लोगों की पहल थी, आप लोग तो चाहते नहीं थे कि यहाँ इंडियन इंडस्ट्री को कुछ मिले, कोई भी बढ़ावा मिले, यहाँ आत्मनिर्भर इस देश को बनाए। आप लोग ने जितना कार्य किया है उसमें देश को और खोखला और अपंग करने का आपने कार्य किया था। इसीलिए 60 वर्ष अच्छा, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ही कमजोर थी। ठीक है वानी जी, सुना मैंने आपको। आनंद जी अब जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगी। अरे, तो स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट का क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टर मीट में पूरा किया, 3% का भी आउटपुट नहीं है पिछले 20 सालों में। कर्जदार प्रदेश है, हर बार के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। बिजली की कटौती हर 1 घंटे में आती है, 1 घंटे में जाती है। बिजली की कॉस्ट 10 रुपए 15 रुपए यूनिट हो गई है। ये किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें? 40% जनता आज भी पानी से प्यासी है। ये किस हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं?
100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, एक भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने ठीक है। कंप्लीट किया क्या? पूछिए इनसे। तो जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये हम भी तो ये बोल रहे हैं कि ये मीडिया में बने रहने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं और मीडिया के थ्रू ये बात जनता तक ठीक है, पहुंचाते हैं, जबकि ठीक है। हकीकत जमीनी और कुछ है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो हमने सुन लिया। अशोक जी, आप कैसे आकलन करते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरह से एक तरफ वाणी जी का कहना है कि हमने तमाम जो कार्य किए हैं वो पुराने अगर देखें कि अशोक जी से हमारा संपर्क, अशोक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अशोक जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि उनको कनेक्ट किया जाए, उनसे हम फाइनल जवाब लेंगे। जी वाणी जी, अशोक जी मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वाणी जी, तब तक मैं आपसे सवाल लूंगी। देखिए जिस तरह से आनंद जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आनंद जी के सवाल वो कह रहे हैं कि बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, को कहीं ना कहीं अपनी जो इनके जो बिल्कुल हताश निराश मंशा थी इस देश के नेतृत्व के दौरान, उसके ऊपर ये कैसे केंद्रित कर सकते हैं अपने विचार। इसलिए उनको ढकने और छुपाने के लिए ये कहीं ना कहीं ऐसे बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पर सत्य तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की जो मुहिम है, जो हमने अभी देखा है डिफेंस सेक्टर के लिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और डिफेंस सेक्टर से ही केंद्रित है बहुत सारी अन्य इंडस्ट्री। ठीक है वाणी जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, आपसे मैं कमेंट लूंगी। देखिए दोनों आरोप प्रत्यारोप तो हमने सुने एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि देखिए जो हाईटेक सिटी की बात हो रही है और जो निवेश को लेकर मेरा सवाल था वाणी जी को लेकर, वाणी जी से कि देखिए जो जितना भी निवेश है, अगर आप हाईटेक सिटी को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश के साथ ये कार्य किया जाएगा, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे जनता को एक क्लैरिटी मिल सके। तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्य कर रही है हमारी सरकार और सरकार काफी संवेदनशील है। ये दावे तो हर सरकार करती है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी सरकार के समय में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। जी। मैं आपको बिल्कुल वास्तविक उदाहरण बता रहा हूँ। सतना जिले में 22 ऐसे सामुदायिक हॉस्पिटल हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। इनको आपने हाईटेक क्यों नहीं किया? 47 ऐसे स्कूल है जहाँ पे शिक्षक नहीं है। ये तो शिक्षक नहीं है, आपने अस्पताल बना दिए तो दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप क्या चीज हाईटेक बनाने जा रहे हैं? आप इस प्रदेश की जनता की वास्तविक जरूरत क्या है, अगर उसको आप नहीं समझते तो आप काहे के जनसेवक हैं? आप मनमानी करते हैं। आपको जो है स्मार्ट सिटी बनानी है, आप गाँवों को क्यों नहीं स्मार्ट कर रहे हैं? आप जुडिशरी सिस्टम क्यों नहीं स्मार्ट कर रहे हैं? आप रेवेन्यू कोड को क्यों नहीं स्मार्ट कर रहे हैं? आप पुलिस को क्यों नहीं स्मार्ट कर रहे हैं? आप रोजगार के क्षेत्र का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। और इस बीच में अगर आप कोई दावा, ऐसे आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, आप अपने ट्रैक को नहीं देख रहे हैं, आप पुलों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं। आपके कितने पुल ऐसे हैं जो जर्जर हैं, उनको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप नए पुल क्यों नहीं बना रहे हैं? नए ट्रैक क्यों नहीं बिछा रहे हैं? तो दावे आप कुछ भी करते रहिए, आप सपने दिखाते रहिए, जनता को वास्तविकता से दूर ले जाने की ये सब कोशिश है। इसका कोई वास्तविक लाभ जो है प्रदेश की जनता को नहीं मिलेगा। नेताओं को लाभ हो जाएगा क्योंकि जब बड़ा निवेश आएगा तो उससे फायदा किसको होगा? क्या जनता को फायदा हो रहा है? सतना जिले में 7 सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई मुझे बता दे कि सतना के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला? ये सब मशीन आधारित कंपनियां हैं। अभी आप हाईटेक बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि किसी लेबर क्लास को काम मिलेगा? लेबर क्लास को काम मिलेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में, मनरेगा में मिलेगा, उसको हाईटेक सिटी में काम नहीं मिलेगा। स्मार्ट सिटी में कौन रहने जाएगा? IAS जाएंगे, IPS जाएंगे, बड़े अधिकारी जाएंगे, बड़े पूंजीपति जाएंगे। आपको क्या लगता है कि एक समान व्यक्ति वहां पे? ये सपने केवल दिखा रहे हैं। बेहतर ये होता है कि जो प्रदेश की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो एक आम आदमी की जरूरत है, उसको ये पूरा करते। ठीक है, अशोक जी को हमने सुना और फिलहाल समय का भी अभाव है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जो हमारा मुद्दा था आज हाईटेक सिटी, यानी राजधानी भोपाल को जिस तरह से हाईटेक सिटी बनाने की बात हो रही है, सरकार की ये पहल है और सरकार जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर काफी संवेदनशील है और डेवलपमेंट को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि हमारा फोकस, मिशन और विजन काफी क्लियर है। देखने वाली बात होगी जो डेवलपमेंट की बात सरकार कह रही है, क्योंकि जो हमने आज चर्चा की उसमें सामने आया है कि अनियमितताएं भी बहुत सारी, सरकार के पास चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अगर इन चैलेंजेस को ओवरकम करके सरकार इस पर खड़ी उतरती है तो ये तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ये चैलेंजेस पीछे ही रह जाते तो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पिछड़ जाएगा और ये कहीं ना कहीं बार बार सवाल बनकर खड़ा होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।